आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपने प्रश्न किया कि एनसीपी के चीफ आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने इस्तीफा का निर्णय ले लिया है, तो इसका कारण क्या है? कारण तो उनके सिवाय कोई और बता नहीं सकता। हम और आप केवल कयास करते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी इस्तीफा देता है तो उसके 3 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहला, या तो स्वास्थ्य का कारण होता है, उम्र एज फैक्टर होता है, बीमारी फैक्टर होती है, समझ रहे कि नहीं, एक ये कारण होता है। दूसरा ये होता है कि वो युवा को चांस देना या दूसरा पर परिवर्तन करके पार्टी के अंदर एक नई गति देना चाहता हो, समझ रहे कि नहीं। और तीसरा वो ये देखता हो कि पार्टी के हित में बना रहना या कोई असंतोष जन्म ले रहा हो तो उसे शांत करने के लिए भी आदमी इस्तीफा देता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार के अचानक इस्तीफा लेने के निर्णय से देश भर में एवं सभी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मच गया। सन 1960 से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले शरद पवार ने राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अब अगला अध्यक्ष कौन होगा यह तो समय ही बताएगा। उपराजधानी नागपुर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही का कहना है कि भले ही पार्टी प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया हो, लेकिन उनका हमेशा ही पार्टी एवं हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। पवार साहब के इस्तीफे से ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं कि बीजेपी और जो है अजीत दादा जो है कई दिनों से सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कलंक पवार साहब अपने आंख पे ना लेना चाहे, इसीलिए भी इस्तीफा देने का कारण हो? देखिए, अजीत दादा के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद यह कारण अब बचता नहीं है। आप लोग हैं, आप लोगों को कहीं भी जहाँ सुई नहीं जा सकती है वहाँ बड़े बड़े सुआ डालने की आप कोशिश करते हैं। रह गया ये कि देखिए, एक बात आपको मैं बात साफ बता दूं कि आज जो सरकार चल रही है, शिंदे गुट को लेने के बाद भाजपा ये समझ रही थी कि शिंदे के साथ आने के बाद हम महाराष्ट्र में आने वाले समय में बड़ी ताकत बना लेंगे। ये भ्रम पैदा कराने का काम भाजपा इसलिए कर रही है कि भाजपा के मतदाताओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। शिंदे के आने के साथ केवल नेता गए हैं, शिवसेना के कर्मठ कार्यकर्ता और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो नहीं गए हैं। अभी सरकार में है तो 2-4 इधर उधर दिख रहे हैं, जिस दिन सरकार से ये बाहर होंगे वो भी छोड़ करके उद्धव के साथ में जाएंगे। तो इस बात को देखते हुए मैं ये जानता हूं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को अस्थिर करने के लिए भाजपा तरह तरह के चाल चल रही है, जिसका सहयोग हमारे पत्रकार बंधु भी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे साफ कह दूं कि अब इस पर कोई मानी नहीं रखता कि उस किरकिरी से बचना था या उस कलंक से बचना था या उस बारे में और कुछ सोचना था। कारण यह है कि आपने कहा तो मैं ये बात कह रहा हूं। आज ही आपने एक बात देखी होगी कि किसी ने हमारी नेतृत्व जो है सुप्रिया सुले जी को बोलने के लिए कहा और अजीत दादा ने एक ही जुमला कहा, मैं बड़ा भाई हूं और बड़े भाई के अधिकार से कहता हूं तुम नहीं बोलोगी। उसने नहीं बोला, अपने बड़े भाई के आदेश का सम्मान किया। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि परिवार के अंदर किसी तरह का ये बात है? अगर दोनों में समन्वय नहीं होता तो वो उनके बात का उल्लंघन करती। ये तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से झगड़ा लगा करके इनमें फूट पैदा करें ताकि फूट का फायदा भाजपा को होगी। इसलिए भाजपा हमारे नेताओं को लड़ाने, भिड़ाने, ललचाने, फंसाने, डराने के काम में लगी हुई है। अगला अध्यक्ष पद आपके हिसाब से कौन होना चाहिए फिर? देखिए, मैं इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं करूंगा। अभी तो हम यही आग्रह करेंगे कि जन कार्यकर्ताओं की मनोभावनाओं को देखते हुए, लोगों के इनको देखते हुए जो भी उचित निर्णय हो, उनकी भावनाओं का, जैसे हम नेता और नेता की नीतियों का आदर करते हुए पार्टी से जुड़े रहते हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देख करके आदरणीय शरद चंद्र जी पवार जी उचित निर्णय लेने का काम करेंगे। अजीत दादा पवार अगर अध्यक्ष बनते हैं तो क्या बीजेपी के साथ जा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं? देखिए, वो बात की बात है, कौन अध्यक्ष बनेगा, बनने के बाद क्या होगा। हम नेता और नीति से जुड़े हुए हैं। हम नेता शरद चंद्र जी पवार और धर्मनिरपेक्ष जो नीति है पार्टी की, हम उससे जुड़े हुए हैं। अगर हमारी नीति और नेता में परिवर्तन आता है तो उसके बाद आदमी को विचार करना पड़ेगा कि हम नेता के साथ हैं कि नीति के साथ हैं। जैसे कि पवार साहब जो है पूरे भारत भर में पूरे लेके चलते थे, अब नया अध्यक्ष बनेगा तो वो इतना बड़ा दायित्व तो निभा पाएगा क्या? क्या लगता है आपको कि मतलब फिर ऐसा ना हो जाए कि फिर से क्षेत्रीय पार्टी ही बनकर रह जाए ये एनसीपी?
आप बच्चा के पैदा होने से पहले बच्चे का नाम और बच्चे का चलन पूछ रहे हैं। ये आपकी पत्रकारों का मामला होता है, क्योंकि वो कुरेदते रहते हैं कि कहीं से कुछ निकले। अभी हमारा ये मानना है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का एक व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व उनका इतना बड़ा है कि उस व्यक्तित्व को हम पार्टी से भी बड़ा मानते हैं। समझ लीजिएगा, आज भारत के अंदर उसके मुकाबले का कोई नेता नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बनना, ये न बनना, ये वो बनना, ये पार्टी पर आधारित नहीं है। ये आए हुए एमपी जो चुनाव जीत कर आते हैं, जिसकी बहुमत होती है उसकी सरकार बनती है, और उसका आदमी जो है वो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन आज देश के अंदर एक ऐसा नेता है जिसका सम्मान सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष के तमाम नेता करते हैं। मेरा तो अपना मानना है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का व्यक्तित्व और पार्टी का नेतृत्व दोनों बहुत बड़ा है, जिसके बारे में किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। रह गया ये कि आप जानते हैं कि पेड़ भी अगर ये करता है, हिलता है, तो कुछ न कुछ जलवायु में असर आता है। तो अगर आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के पास एक कैपेसिटी ऐसी थी कि छोटे मोटे असंतोष हो या किसी भी बात का हो, उनका सभी आदर करते थे, सभी मानते थे। और विकास अघाड़ी के वो जनक हैं, और जनक के पद पर रहना न रहना ये कोई मानी नहीं रखता है, केवल पार्टी से जुड़ा रहना बहुत बड़ा मानी रखता है। आज आप देख लीजिए, कांग्रेस का ही मामला देख करके चलिए। कांग्रेस में भले आप गांधी परिवार को किनारे करके किसी को अध्यक्ष बना लीजिए, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो गांधी परिवार के बीच से ही पैदा होता है। राष्ट्रवादी के जनक, महाराष्ट्र राज्य विकास अघाड़ी के जनक आदरणीय शरद चंद्र जी पवार हैं। वो जब तक जीवित रहेंगे राजनीति में रहेंगे, और राजनीति में कोई भी नेता हो हमारा संगठन का, वो उनके राय के बगैर नहीं चलेगा। फिर भी ऐसा नहीं लगता है कि महाविकास आघाड़ी में फूट के आसार हो सकते हैं? देखिए, फूट उठ तो ये हमारे नेता ने खुद ही एक इंटरव्यू में बोला था कि हम विकास आघाड़ी को लेकर चलने की हर तरह की कोशिश करेंगे। रह गया कि सीट के बंटवारे में जानते हैं ना कि बच्चा की जिद में खिलौना भी टूट जाता है, तो समझौता और ये जब ये आएगा। लेकिन लोगों की एक मानसिक भावना ये बन चुकी है कि भारत को अत्याचार मुक्त बनाना है, भारत को संविधान के आधार पर चलाना है, भारत के नौजवान किसान की समस्या को दूर करना है। अगर इसको हम चाहते हैं तो आज जो सत्ता में बैठी है इस पार्टी को एन केन प्रकेन सत्ता से बाहर करने के लिए हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपना त्याग करना पड़ेगा, और जनमानस को एकजुट होकर के ऐसे जालिम सरकार का विरोध करना पड़ेगा। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है कि एनसीपी एक समय में ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी की सरकार बना ले? एक बात बताइए, भूकंप बता के आता है? भूकंप बता कर नहीं आता है। अब कितने रिएक्टर का रहता है, कितना ये रहता है, मकान गिरते हैं, दुकान गिरते हैं कि केवल दरार पड़ते हैं। मगर एक बात आपको साफ कह दूं, हमारे राष्ट्रवादी को 2 बार तोड़ा गया। एक बार तो तोड़ा गया चुनाव के दौरान, आपने देखा होगा एमपी के दौरान, फिर एमएलए के दौरान तोड़ा गया। नेता भाग भाग कर गए, जनता नहीं गई। लोग ये कहते थे कि 20 सीट मिलेगी, 25 सीट मिलेगी, लेकिन आदरणीय पवार साहब को लोगों ने नेता माना और उन्हीं के पीछे चले। हमारे मतदाता नहीं गए, हमारे कार्यकर्ता नहीं गए, और हम 54 सीट लेकर आए। तो हम ये मानते हैं कि पवार साहब जहाँ जिससे जुड़े रहेंगे, पवार साहब की शक्ति जुड़ी रहेगी, उनके मतदाता जुड़े रहेंगे, और कौन कहाँ जाएगा ये बात की बात है, और जाने के बाद देखा जाएगा। बारिश के दिनों में लोग खुद नालियां साफ कर देते हैं कि पानी का निकास हो जाए, नहीं होगा तब न घर पे पानी लगेगा। वो जब परिस्थिति आएगी, स्थिति आएगी, तो मानो परिस्थितियों का दास होता है, कभी प्रसन्न चित्त होता है तो कभी उदास होता है। जैसे देखा जा रहा है देश भर में कि पवार साहब को रोकने की कोशिश की जा रही है, अगर वो चले ही जाते हैं, निर्णय हो जाता है फाइनल, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी में फिर संगठन की कमी आ जाएगी कहीं। देखिए, एक बात मैं आपको साफ बताऊं, पवार साहब सर्वमान नेता है। दूसरी बात, पवार साहब हमारी पार्टी के प्रमुख हैं। तीसरी बात, पवार साहब कोई भी विचार करते हैं पार्टी के हित में करते हैं। हम जब नेता का सम्मान करते हैं तो नेता के द्वारा लिए गए निर्णय का भी सम्मान हमें करना चाहिए, लेकिन हम उस सम्मान से अगर हमको दिखाई देता है कि पार्टी को नुकसान है तो अपने विचार से अपने नेता को अवगत करना ये हमारा भी धर्म है। अब रह गया ये कि आदरणीय पवार साहब ने एक ऐलान और भी कर दिया
आपको मालूम है कि उन्होंने कह दिया कि कोई पार्टी के पद से इस्तीफा न दे। समझ लीजिएगा, क्योंकि लोग दिखाते हैं कि हम अध्यक्ष नहीं तो मैं नहीं रहूंगा, ये नहीं रहूंगा। मेरा ये मानना है कि आदरणीय पवार साहब अगर किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं तो नेता और नीति से हम जुड़े हुए लोग हैं। हमें राष्ट्रवादी देखना है और जिसके जनक आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब हैं, इसको देखते हुए हमें पवार साहब के द्वारा लिए गए निर्णय और दिए गए निर्देश दोनों का पालन करना चाहिए। इस्तीफे से कर्नाटक चुनाव में क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है आपके साथ? नहीं, ये महाराष्ट्र का राजनीतिक चीज है। चूंकि महाराष्ट्र कर्नाटक के अंदर दूसरे मुद्दों पर चुनाव चल रहा है, 40% से लेकर के बाकी परसेंटेज का मामला है। वहाँ टोटल जो है दूसरे धर्मनिरपेक्ष शक्तियां और धर्मांध शक्तियों के बीच का चुनाव वहाँ बन गया है, इसलिए इस बात का कोई फर्क नहीं आएगा। हमारे को जो सीटें मिली हैं, हमारे कैंडिडेट जो वहाँ लड़ रहे हैं, उनमें थोड़ा सा सोच विचार का और स्टार प्रचारक के जो मामले हैं उनमें थोड़ी सी बात आएगी कि जाने के बाद पत्रकार क्वेश्चन करते रहेंगे और हमारे दर्द को कुरेदते रहेंगे। इससे ज्यादा का कोई असर नहीं होने वाला है। नए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए क्या प्रक्रिया रहेंगी? हमको इसका नहीं मालूम है। कारण ये है कि अभी अभी दिल्ली के अंदर हमारा अधिवेशन हुआ जिसमें पवार साहब को अध्यक्ष चुना गया। अब पवार साहब हो सकता है कोई कमेटी बना दे। अभी तो हमको लगता है कि पवार साहब कार्यकर्ता के आग्रह का सम्मान करेंगे और वरना हम लोग उनके लिए हुए निर्णय का सम्मान करेंगे। तो वो जो भी निर्णय लेंगे, हो सकता है कमेटी बनाकर लोगों से राय विचार करके किसी भी अगले अध्यक्ष का निर्णय लेंगे। हम तो नेता और नेता की नीति के साथ हैं। जब तक शरद चंद्र जी पवार साहब राजनीति के में सक्रिय हैं तब तक हम लोग तो उस नेता के साथ हैं और उसकी नीति के साथ हैं। इसलिए हम इस बारे में नहीं बता सकते हैं। अध्यक्ष कोई भी हो, पवार साहब स्वस्थ रहें और जिस तरह से व्यस्त रहें। तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि वो स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे तो हम लोग कभी त्रस्त नहीं होंगे। उनके ही जरिए हम अपनी समस्याओं का निदान करते रहेंगे। शहर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संदेश दे दीजिए। हम तो एक ही संदेश देंगे कि हम नेता से जुड़े हैं, नेता की नीति से जुड़े हैं। नेता के लिए हुए फैसले का सम्मान करना, नेता के आदेश का पालन करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन हमको अपनी भावना से अवगत कराना भी हमारा कर्तव्य है, जो हमारे लोग कर रहे हैं। नेता देखें कि पार्टी के हित में जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ चलना हमारे सारे लोगों का साथ है। थोड़े देर के लिए दर्द होता है, लेकिन दर्द को सह करके भी हर मर्द का काम है कि अपने नेता के लिए गए फैसले को बलवंत करे।